हमारे सौर मंडल में ये सुर्ख लाल सा दिखने वाला ग्रह मार्स यानी मंगल, जिस पर ना जाने कितने सारे मिशन हम मानव कर चुके हैं, जिसमें से 80% मिशन फेल हो चुके हैं। फिर भी मंगल ग्रह पर ऐसा क्या है कि हम मानव फिर भी मार्स पर जाना चाहते हैं और हर साल मार्स के नाम पर लाखों करोड़ों डॉलर मार्स में डुबो दिए जाते हैं। जबकि एलोन मस्क ने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि हम 2030 तक हम मनुष्य मार्स पर अपना घर बनाकर रहना शुरू कर देंगे। जबकि हमारे पास अभी तक मार्स की सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। क्या मार्स पर अभी भी कोई सभ्यता रहती है या फिर नहीं, क्योंकि मार्स पर जाते ही हमारे अनेकों मिशंस अपने आप ऑटोमेटिक ही रहस्यमय रूप से गायब हो जाते हैं। इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अब तक यह माना जा रहा है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के बाद अगर इंसान अपना घर कहीं बसा सकता है तो वो है सिर्फ मार्स, जिसका सरफेस एरिया हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, क्योंकि पृथ्वी का सरफेस एरिया 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है और मार्स का सरफेस एरिया केवल 144.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर मात्र है। लेकिन मार्स के पास 2 चंद्रमा हैं, जबकि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही चंद्रमा है, जिनको हम मार्स की सतह से दोनों चंद्रमाओं को एक साथ अपनी आंख से देख सकते हैं। अब मार्स पर इतनी सारी फिल्में भी बन चुकी हैं और ना जाने कितने परीक्षण किए जा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाल ही में ही नासा द्वारा रिलीज की गई 3 अपडेट्स के बारे में। इसके बारे में हम फुल डिटेल्स में जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अपडेट नंबर 1, जहां पर हम भारतीय अभी चंद्रमा पर भी पैर नहीं रख पाए हैं, तभी नासा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है नासा अब मंगल की सतह पर एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है और इस मिशन की अवधि कम से कम 30 दिनों की होगी। इसके लिए पिछले महीने ही नासा के अधिकारियों की बैठक हुई थी और इस मिशन पर बहुत चर्चित प्रश्न हुए, जिसमें रकर ने कहा कि हमें पता है मंगल पर इंसान का उतरना आसान नहीं है, क्योंकि अब तक की टेक्नोलॉजी से पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने में कम से कम 8 महीने का समय लगता है। इसी कारण अगर हम अपने एस्ट्रोनॉट को मंगल पर भेजते भी हैं तो इस मिशन की अवधि कम से कम 1 साल 6 महीने के समय से अधिक की होगी। अगर इस मिशन में हम अपने एस्ट्रोनॉट को मंगल पर सिर्फ 1 महीने तक ही परीक्षण करवाते हैं तब, जो कि बहुत अधिक समय है, क्योंकि इसी बीच हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खाना, सोना, डॉक्टर से सलाह आदि बहुत जरूरी है, जो कि अरेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेसक्राफ्ट जिसमें इतना खाना और इतनी सारी फैसिलिटीज को रखना संभव नहीं है। और इसी पर नासा के वैज्ञानिक बहुत ही चिंतित भी है। लेकिन हॉफमैन कहते हैं कि हम मंगल के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि हम 1969 में चंद्रमा के बारे में जानते थे, लेकिन हमने फिर भी मनुष्य को पहली बार चांद पर उतारा था और ऐसा मानव सभ्यता में पहली बार हुआ था। और इस मिशन को करने में कठिनाइयां तो जरूर आएंगी, लेकिन हमने इसको कंप्लीट किया तो हम मानव सभ्यता मंगल को और भी करीबी से जान पाएंगे। सेकंड अपडेट, नासा ने फरवरी 2021 में इंजेनिटी रोवर की मार्स पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करा दी थी। इस मिशन का प्राथमिक कार्य था कि मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाया जा सकता है या फिर नहीं, और इस रोवर ने साबित कर दिखाया था कि हम मंगल की इस कठोर वातावरण में भी हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। और पहली बार इस हेलीकॉप्टर ने 19 अप्रैल को 7:34 पर पहली उड़ान भरी थी और लास्ट उड़ान इसने 29 अप्रैल 2022 को भरी थी। अब तक ये रोवर यानी हेलीकॉप्टर 28 बार उड़ान भर चुका है, लेकिन मंगल के इस कठिन वातावरण में इस छोटे से हेलीकॉप्टर ग्रिप के अनुसार इस मिशन को इतने लंबे समय तक चलने की उम्मीद नहीं थी। हमारे पास कोई सुझाव नहीं था कि छोटे से हेलीकॉप्टर मंगल पर सर्दियों के दिनों में सूर्य से प्राप्त एनर्जी कर पाएंगे या फिर नहीं। इसलिए इस हेलीकॉप्टर को रात में बंद करना पड़ता था, क्योंकि इसका तापमान रात में -80 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता था, जिससे इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान भी हो सकता था। और दिन में फिर इसको मार्स पर उड़ रही धूल से जूझना पड़ता था, जो कि सर्दियों में अधिक होता था। हालांकि इंक्लिनोमीटर नामक के एक सेंसर ने इसमें काम करना बंद कर दिया है, लेकिन इस सेंसर के उड़ान के लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को और भी अधिक अपग्रेड करने के लिए नासा ने एक सिस्टम विकसित कर लिया है, जिसके बाद इस हेलीकॉप्टर को दोबारा से उड़ाना शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह से हम मार्स की और भी डीप से डिटेल्स ले सकेंगे। अपडेट नंबर
3. Study sheds more lights on settler population of NGC 6822 गैलेक्सी। यानी हम बात कर रहे हैं हमारी गैलेक्सी से सबसे नजदीक गैलेक्सी NGC 6822 की, जो हमसे करीब 1.63 मिलियन प्रकाश वर्ष ही दूर है, जिसे वर्नाड गैलेक्सी भी कहा जाता है। यह ड्वार्फ इर्रेगुलर गैलेक्सी है। यह हमारी गैलेक्सी से सबसे नजदीकी गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी का डायमीटर लगभग 7000 प्रकाश वर्ष का है और यह एक गोलाकार गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी के इतने पास होने के कारण ही इसको हम ऑप्टिकल से लेकर नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड तक की मल्टीवेल से इसको देख सकते हैं। यही कारण है कि इटली में स्थित रोम टोर बरगाटा विश्वविद्यालय के मारिया टेंटाली एस्ट्रोफिजिसिस्ट के एक ग्रुप ने मोनाके सुबारू टेलीस्कोप ने हाइपर सुप्राइम केम के साथ NGC 6822 सटीक अनुमान की इस टेलीस्कोप से गैलेक्सी को कैप्चर किया है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने 4 से 8 मीटर क्लास टेलीस्कोप से NGC 6822 गैलेक्सी का अध्ययन किया और एक पेपर प्रकाशित किया। इस पेपर में पाया गया कि NGC 6288 गैलेक्सी में मिडन और पुराने तारे विभिन्न रेडियन विवरण प्रदर्शित करते हैं और हमें पता है कि ये गैलेक्सी थोड़ी स्पाइरल टाइप की है और पहले से अनुमानित लगभग 1 डिग्री से अधिक रेडियल दूरी तक फैली हुई है। इस शोध में पाया गया कि NGC गैलेक्सी में कार्बन से मिश्रित तारे अधिकतर केंद्र में ही स्थित हैं। नए व पुराने तारकीय ट्रेसर दोनों के समान स्ट्रक्चर्स पैरामीटर हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कार्बन और M टाइप के बीच में औसत संख्या का अनुपात का अनुमान लगाया, जो कि 0.67 के स्तर पर निकला। इससे पता चलता है कि हमारी सबसे नजदीकी गैलेक्सी NGC 6822 कितनी विशालकाय है और इस गैलेक्सी के तारों में लगभग 1.25 की औसतन आयरन प्रचुर मात्रा में स्थित है और इस गैलेक्सी के बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब आगे मिलने वाली है। तो आपको ये तीनों अपडेट्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।